गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 था वो था आपका अम्ल, क्षारक और लवण, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने इसमें आपको अम्ल की और क्षारक की किस तरह अभिक्रियाएं होती है अलग अलग तत्वों के साथ, वो हमने देख ली थी। और आज की जो क्लास है उसमें हमको ये 3 छोटे छोटे टॉपिक है, इनको देखना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस मेन जो पॉइंट है वो समझने का है इसमें। जैसे पहला ही आप उठा लीजिए, पहला मैं टॉपिक कर रहा हूँ कि क्या होता है जब आप क्षारक को किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ मिलाते हो, उत्पाद क्या बनता है, क्या कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए, एक क्षारक ले लीजिए, क्षारक ले लिया मैंने NaOH ले लीजिए। क्षारक की अभिक्रिया आपको करानी है अधात्विक ऑक्साइड के साथ, मतलब एक ऐसा अधातु जिसका ऑक्साइड हो। अधातु मान लीजिए कार्बनिक अधातु है, इसका ऑक्साइड ले लीजिए CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक अधातु का ऑक्साइड है, इसलिए इसको आप अधात्विक ऑक्साइड बोलते हो। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो क्या होता है, देखो एक लवण बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, और साथ में ही बनेगा H2O जल। यानी कि जब एक क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड, मैं इसको छोटे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, अधात्विक ऑक्साइड को छोटे में लिखा, अधात्विक ऑक्साइड आप समझ जाइएगा। जब इसकी आप अभिक्रिया करते हो तो क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। लवण आपका ये बन चुका है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, साथ में ही आपको मिला है यहाँ पे जल। ठीक है, क्या हमेशा ही ऐसा होगा? ले लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका अभिक्रिया करा दीजिए अधात्विक ऑक्साइड CO2, अगेन दोबारा CO2 ही ले लीजिए। अब इसकी जब अभिक्रिया होगी तो ये भी बनाएंगे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बना दिया इसने जल। 2 मैंने लगा दिया था, क्यों, मेरे को इसकी जो संयोजकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, ये क्या है, एक क्षारक है, ये एक अधात्विक ऑक्साइड है, इसने अभिक्रिया करने के बाद क्या बना दिया, एक लवण बना दिया और साथ में जल बना दिया। तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, है ना। अब देखो ये जो क्षारक है, क्षारक आपको पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक लवण बनता है और एक जल बनता है ना। अब इसको मैं अगर इससे तुलना करके देखो क्या होगा, जब अम्ल, उल्टा लिख लेते, क्या होगा जब क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक लवण बनता है और साथ में एक जल बनता है। ऐसे ही जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं तब भी जल बनता है और लवण बनता है। ठीक है, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते जैसे कि ये दोनों अभिक्रिया करके ये बना रहे थे, इसमें सारे उत्पाद जो बन रहे हैं या फिर जो भी कारक है वो सारे के सारे समान है। जैसे कि क्षारक लवण इसके बाद मिल रहा था, इसके बाद भी लवण मिल रहा है, जल मिल रहा था इसके बाद जल मिल रहा है। बस अंतर क्या है कि ये अधात्विक ऑक्साइड, ये अम्ल है। तो क्या आप इन थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, और आप ये नहीं बोल सकते कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि इनकी अम्लीय प्रकृति होने के कारण ही आपको लवण और जल मिल रहा है। इसमें भी लवण और जल, इसमें भी लवण और जल। अगर इसकी अम्लीय प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति नहीं होती तो आपको जो उत्पाद है वो कुछ अलग मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय प्रकृति का कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बस इतना सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला टॉपिक देखो, अगले टॉपिक के लिए मैं छोटे से एक डायग्राम बना देता हूँ कि क्या अम्ल और क्षार, इनमें समानताएं क्या होती है। एक समानता होती है जो कि हम विद्युत के साथ देख सकते हैं। कैसे, मैं एक छोटा सा एक जार बना देता हूँ। ये मैंने एक जार लिया है, इसके अंदर मैंने एक रबर का एक कोर्क जो होता है उसको रख दिया है, या फिर कोई आप स्टैंड ले सकते हो लकड़ी का। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने 2 कील लगा दी है। कील आप लोहे की ले सकते हो, किसी भी आपके पास जो धातु हो उसकी लगा सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको एक विद्युत परिपथ से कनेक्ट जोड़ के रख दिया इसको। ये एक बैटरी लगा लिया आपने, ये बैटरी का चिन्ह है, आपको पता है। यहाँ पर एक वो लगा लीजिए, आप बल्ब लगा लीजिए। बल्ब से आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। यहाँ पर एक स्विच लगा लीजिए, स्विच ये है उसका सिंबल, और आप इनको 2 जो कील लगाई आपने उससे इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आप एक काम करके देखिए, एक बार तो इसमें भरिए। ठीक है, समझ आएगा ना, ये आपका बैटरी है, ज़्यादा बैटरी लगा देंगे। एक अगर आपको पता है ना, एक अगर इस तरह से बना हुआ तो ये एक सेल का चिन्ह है, और अगर एक से ज़्यादा ये लगे पड़े हो तो ये एक बैटरी का चिन्ह है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बैटरी रही, ये आपका बल्ब है।
ये आपका स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपकी लोहे की कील ले ली मैंने, लोहे की कील। ये आपका एक लकड़ी का टुकड़ा है या फिर इसको कोर्क बोल सकते हो, रबड़ का टुकड़ा ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक बार तो इसके अंदर अम्ल डालना है। मान लीजिए आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, कौन सा, तनु, आपको पता है ना, तनु और सांद्र हमने लास्ट वाले जो क्लास थे उसमें पढ़े थे, ठीक है। तनु हमने इसमें HCl डाला। जैसे आप इसके अंदर डालोगे ना, क्या डाला आपने, एक बार तो डाला इसके अंदर तनु HCl, ठीक है। आप देखते हो जैसे आप इसको HCl डाला और स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन, अभी ये ऑफ है मतलब बंद है, और जैसे इसका आप चालू करोगे ऑन करोगे तो बिंदी लगा दीजिए बीच में, इसका मतलब आपका स्विच चालू हो चुका है, ठीक है। जैसे आपने स्विच को चालू किया आप देखते हो कि आपका ये बल्ब जलने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब ये जैसे कोई भी विलयन है, विलयन के अंदर आपको फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में आयन्स मिलते हो। जब इस विलयन के अंदर आपको आयन मिलेंगे, आयन, केवल तभी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इस वाले हमारे केस में क्या हो रहा है, इस वाली अवस्था में HCl जो है, HCl इसके अंदर भरा पड़ा है, और जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो तो ये अपने आयन में टूट जाता है, ये H+ हो जाता है, ये Cl- में टूट जाता है, ठीक है। फिर H+ जो है वो माइनस की तरफ जाता है, Cl- जो है वो इसकी तरफ। जैसे कि मैं कैसा कहता हूँ, ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लस है, ये माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो माइनस है। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है H+ और एक बन रहा है Cl-। तो H+ जो है ये माइनस वाले कील के पास जाएगा, Cl जो है इसके पास जाएगा, और इनमें जो आयन है उनका जो प्रवाह है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आयनों के प्रवाह की वजह से, आयन जो होते हैं इनके प्रवाह की वजह से ये जो बल्ब है जलने लग गए, ठीक है। तो अब एक चीज़ पता लग गई कि अम्ल जो होते हैं विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जब उनमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटने के बाद आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक ले लीजिए आप एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लीजिए आप, ठीक है। अब आप एसिटिक एसिड अगर इसके अंदर डालते हो, चलिए इसको भी तनु ले लीजिए। इस तनु जब एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल उसको बोल सकते हैं, जब इसके अंदर डालते हो आप देखते हो ये बल्ब जलता तो है लेकिन बहुत बहुत कम जलता है, वो बिल्कुल डिम जलता है, ठीक है। ये चीज़ बल्ब का डिम जलना या फिर काफ़ी कम जलना आपको बताता है कि इसके अंदर जो अब आपने ये तनु एसिटिक एसिड जो डाला है इसकी वजह से इसके अंदर फ्री या मुक्त अवस्था में आयन नहीं बन रहे हैं, जो कि जैसे HCl H+ Cl- में मुक्त हो रहा था और आपको आयन दे रहा था, अब ये उस तरह से मुक्त नहीं हो रहा है CH3COO-H+। ये हालांकि इन आयनों में टूट जाएगा, लेकिन इन आयनों के टूटने की जो संख्या है वो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक अम्ल लिया, और उसके अंदर से खाली मान लीजिए 0.1 ग्राम एसिटिक अम्ल ही इस जो आयन है उनमें टूट पाया, बाकी जो एसिटिक एसिड था ऐसे के ऐसे पड़ा रहा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत कम आयन रहेंगे, कम आयनों की वजह से ही इसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो कम होगा, ठीक है। तो मैंने एक प्रबल अम्ल का उदाहरण लिया था। प्रबल अम्ल जो होते हैं विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ठीक है, और जो दुर्बल अम्ल है वो विद्युत धारा के इतने अच्छे सुचालक नहीं होते, बहुत खराब सुचालक होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मान लीजिए मैं ग्लूकोज डाल देता हूँ C6H12O6। क्या देखता हूँ, जब मैं इसके अंदर ग्लूकोज का विलयन डालता हूँ, तनु जलीय विलयन लगा लीजिए इसका, जलीय विलयन, जब मैं ग्लूकोज का जलीय विलयन इसके अंदर डालता हूँ तो भी मैं देखता हूँ कि बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की जो प्रकृति होती है वो एक उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का होने की वजह से इसके अंदर आयन जो बनते हैं वो आयन बन ही नहीं पाते, और जहाँ पर अगर आपको मुक्त अवस्था में आयन नहीं मिलेंगे वहाँ पर आपके विद्युत धाराएं प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मैंने एक उदासीन का वो ले लिया, उदाहरण ले लिया। तो अब आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक प्रबल क्षारक होता है, प्रबल क्षारक, और इसको आप तनु ले लीजिए, प्रबल तनु क्षारक होता है ये। जब आप इसके अंदर NaOH डालोगे तो आप देखते हो तब भी आपका जो बल्ब है वो जलने लगता है। अब इस चीज को आप याद रखिए, केवल प्रबल क्षारक ही विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। कौन से? केवल
प्रबल क्षारक ही विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। कब? जब उनका जलीय विलयन बनाया गया हो। जलीय विलयन मतलब आपका प्रबल क्षारक को आपने जलीय विलयन के अंदर घोल दिया है, केवल तभी वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। इसके अलावा क्षारक जो होते हैं, अधिकतर क्षारक विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते। इस चीज़ को मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर रख ले कि जो क्षारक होते हैं, अधिकतर क्षारक, वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, केवल प्रबल क्षार, और अगर उनको भी आप जलीय विलयन में डालते हो तभी और केवल तभी वो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, तो अधिकतर आप इसको याद रखें। हालांकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्षारक जो होते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। उदासीन यौगिक जैसे आपका ये हो गया पानी है, और जैसा आपका ग्लूकोज है, ये भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये भी कुचालक होते हैं। केवल अम्ल जो होते हैं, अम्ल विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। बस ये याद रखिए आप। ठीक है, इस चीज़ को समझाने का यही मतलब था। चलिए एक लास्ट का टॉपिक और कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये कहानी खत्म करते हैं। अगला है आपका कि अम्ल क्षार का जलीय विलयन के अंदर क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक अभिक्रिया करवा के देखनी पड़ेगी। क्या करनी है आपको, आप 2 परख ले लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले तो आप NaCl, जो आपका खाने वाला नमक होता है, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। क्या है ये? NaCl। अब इसके अंदर आप एक एक ड्रॉप करके, एक एक बूंद बूंद करके, इसके अंदर एक एक बूंद करके इस तरह से आप डालिए इसके अंदर H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और ये कैसा लेना है आपको? सांद्र लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आपने इसके अंदर डाला। और अब आपने क्या किया, एक तो ये करके देखा है ना, एक तो एक टेस्ट में ये करके देखा। अब आपने एक टेस्ट में क्या किया, देखिए आपको 2 चीज़ें करके देखनी है। आपको मैंने एक परखने दी, आपने उसके अंदर NaCl डाला, सोडियम क्लोराइड, और आपने उसके अंदर सांद्र H2SO4 डाला। जब आप इन दोनों ये मिलेंगे तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी और क्या आपको उत्पाद मिलेगा। उत्पाद मिलेगा आपको H2SO4, मैं नीचे लिख रहा हूँ। जब ये अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के बाद मिलेगा आपको सोडियम सल्फेट और साथ में मिलेगा HCl। HCl से अपने को मतलब है, HCl एक अम्ल है और ये आपको एक गैसीय अवस्था में मिलेगा। गैसीय अवस्था में मतलब जब आप इनको डालोगे तो यहाँ से HCl की गैस निकलेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको उसको 2 तरीके से जांचना है। 2 तरीके से किस तरह से जांचना है वो देखिए। सबसे पहले तो आप जब इस वाली प्रक्रिया में ये डाला, डालते ही आपको यहाँ से HCl गैस निकलती हुई दिखाई देगी। HCl गैस है ना, यहाँ से ये HCl गैस निकलती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको बिल्कुल सूखा लिटमस पत्र लेके जाना है। लिटमस पत्र या लिटमस पेपर बोल सकते हैं, और कौन सा? नीला। आपको यहाँ पर इसके मुंह पर एक सूखा नीला लिटमस पेपर या लिटमस पत्र लेके जाना है। लिटमस पेपर लेके जाना है। ठीक है, एक बार तो ये करके देखना है आपको। दूसरी बार क्या करके देखना है, आपको लेना है यहाँ पर गीला नीला लिटमस पत्र या पेपर, है ना। आप क्या देखते हो, जब आप इसके मुंह पर सूखा नीला लिटमस पत्र लेके जाते हो तो ये HCl है। HCl अम्लीय प्रकृति का होता है, आपको पता है। HCl अम्लीय प्रकृति आपको पता है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर सूखा लिटमस पेपर लेके जाते हो तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप उसके यहाँ पर मुंह पर गीला लिटमस पत्र लेके जाते हो तो उसके रंग में परिवर्तन होता है और वह नीले रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों लिटमस पत्र है और दोनों नीले कलर के हैं। अगर नीला है तो लिटमस पत्र को सर हमने तो पढ़ा है कि नीले से लाल में बदल जाना चाहिए, लेकिन सूखे के साथ ऐसा नहीं हो रहा और जो गीला है उसके साथ रह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो अम्ल होते हैं, अम्ल केवल जलीय अवस्था में ही H+ आयन को रिलीज करते, H+ आयन को मुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपके जो अम्ल होते हैं, अम्ल केवल जलीय अवस्था में ही, मैं लिखने का थोड़ा वो हो जाएगा, मैं सुन लीजिए इसको। अम्ल केवल जलीय अवस्था में ही अपने H+ आयन को मुक्त करते हैं। अगर जलीय अवस्था नहीं है,
जलीय अवस्था कैसे? अब जब सूखा था लिटमस पेपर, उसके अंदर कोई पानी था क्या? पानी मतलब H2O था क्या? नहीं था, तो इसने इसका रंग नहीं बदला। लेकिन जब आपने उसको गीला कर लिया, तो लिटमस पेपर को गीला जब आप करोगे पानी से, तो उसके अंदर H2O आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए लिटमस पेपर है, इसको मैंने पानी में डुबोया तो इसमें पानी आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको लिटमस पत्र मान लीजिए। अब जब आप इसको, अब अम्ल की जब गैस आएगी इसके ऊपर, HCl गैस आएगी, तब क्योंकि यहाँ पर पानी है और लिटमस पेपर है, तब ये जो है अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल रंग में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। ये केवल जलीय विलयन की उपस्थिति में होता है। और कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए HCl की गैस जो निकल रही है, ये सबसे पहले HCl गैस जो है ये आयनों में टूट जाती है, H+ और Cl- आयनों में टूट जाती है। लेकिन H+ आयन मुक्त अवस्था में किसी जलीय विलयन में नहीं रह सकता, तो क्या करता है वो पानी जो होता है H2O इसके साथ ही अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद H3O+ आयन का निर्माण करता है। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, H3O+। असल में जब नीला रंग जो बदलता है, नीले से लाल रंग में जो बदलता है, वो H3O+ आयन की वजह से बदलता है, ठीक है, ना कि H+ आयन की वजह से। लेकिन जब आप नॉर्मल बता रहे हो किसी को, या फिर समझने के लिए आप दोनों ही बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में या तो H+ आयन को मुक्त करते हैं, या फिर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन को मुक्त करते हैं, ठीक है। ये तो प्रकृति हो गई अम्ल के साथ। आप देखोगे जब आप इसमें, आप यहाँ पर इसकी अभिक्रिया, या फिर सूखे लिटमस पत्र और नीले या गीले लिटमस पत्र, इसकी अभिक्रिया आप इसको क्षारक की उपस्थिति में लाते हो। कहने का मतलब है, अब आप ऐसा लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया करा कर देख रहे हो, जो देखिए एक तो सूखा है लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर नहीं, एक तो सूखा है, एक गीला है, ठीक है, एक सूखा है, गीला है। ये लाल रंग का है, ये भी लाल रंग का है। क्या होता है, जब लाल रंग के लिटमस पेपर पर आप कोई भी क्षारक डालते हो, तब उसके रंग में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब आप गीले रंग के लिटमस पेपर पर, और वो लाल रंग का है, इसमें आप क्षारक डालते हो, प्लस का मतलब क्षारक डालते हो, तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है और वो लाल को नीले में बदल देता है। ये भी अम्ल की तरह ही काम करता है। क्षार भी केवल जलीय विलयन की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर को लाल से नीले में बदलते हैं। और ये ऐसा कैसे, इसको थोड़ा और गहराई में जाए तो वो ये रहेगा कि मान लीजिए जो भी आपका कोई भी क्षार है, मान लीजिए NaOH है, NaOH, जब ये जलीय विलयन की उपस्थिति में आता है H2O यानी कि पानी जो होता है इसकी उपस्थिति में आता है, तो ये आयनों में टूट जाता है। आयन कैसे? Na+OH-, Na+OH-, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटता है Ca+OH-। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि क्षारक जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन को मुक्त करते हैं, ठीक है। Ca तो एक वो है धातु है, इसको हम बात नहीं करेंगे, हमको OH- आयन है, ये क्षारक की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन को मुक्त करते हैं, ठीक है। ये बात है इन सब की। और ठीक है, ये इसकी अम्ल की कहानी हो गई कि हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, किस तरह मुक्त होते हैं, ये इसकी बात हो गई। तो अब आप क्या बता सकते हो, आपको यहाँ से पता चल रहा है ना कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन को मुक्त करते हैं और क्षारक OH- आयन को मुक्त करते हैं। और तभी तो अम्ल और क्षारक को जब आप मिलाते हो तो H2O का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए लिए आपने HCl लिया और साथ में NaOH लिया, है ना, HCl और NaOH। HCl किस में टूटेगा? जब ये अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा H+Cl-। NaOH किस में टूटेगा? Na+OH-। तो ये तो एक धातु है, यह धातु, ये दोनों तो मिलकर लवण बना लेंगे NaCl। बचा क्या? H+ और OH-। तो अब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? जल। और यही तो होता था जब आप अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते थे। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो वो एक लवण और साथ में जल का निर्माण करते हैं। इनकी अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षारक अपनी प्रबलता को खो देते हैं और दोनों उदासीन हो जाते हैं, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा ये है आपके ये तीनों के तीनों टॉपिक। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बता सकता है, बाकी जो कहानी हम कल की क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक मज़े करिए। थैंक यू स्टूडेंट।